आप सभी विद्यार्थियों को दिव्यांश एकेडमी के आर के तिवारी आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस केडी सिंह आईएएस का जो चैनल वीजियो कर पान के नाम से चल रहा है, इस पर हम राजनीति विज्ञान की कक्षा का प्रैक्टिस सेशन यहां पर लेकर के आज 5 दिन से यह वर्क आपके सामने कर रहे हैं। नियर अबाउट आपके साथ 170 प्रश्न का हम सभी लोगों ने प्रैक्टिस सेशन किया। प्रैक्टिस सेशन के इस कार्य में आज की भाषा आगे की तरफ चलते हुए यह प्रश्न आपको प्रश्न संख्या 70 तक यहां पर पहुंच चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थीगण यहां पर जुड़ चुके हैं। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नाम लेते हैं कौन कौन यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आपको अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रियंका पांडे जी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, राजू पाल जुड़े हुए हैं। सभी विद्यार्थियों को इस प्रयागराज की धराधरती से मैं आप सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत सारे साधुवाद की देते हुए मैं आपको आज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सेशन जो चलेगा वह आज आपको प्रश्न संख्या 71 से चलेगा, 71 से चलेगा। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम अपने प्रश्न पर पहुंच करके आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं। वैसे भी हमारा 1 से 2 मिनट आपको विलंब हो चुका है, हम चाहते हैं चीजें टाइम से चलें। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पर सीधे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 71, ये आपको आज की इस घड़ी का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेशन माना जाएगा। हम लोग 5वें प्रैक्टिस सेशन का स्वरूप दिए हुए हैं। इस सिलसिले में यहां पर प्रश्न है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना होगा कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहां पर देखना है कि आपको पहला कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व पद मुक्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इस पर विचार करें और विचार करके जितने भी मित्र इस चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं सभी मित्र सबसे पहले इस बात को शेयर करें और एक साथ एक जुनून के साथ आप प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएं। आप बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप ऐसा कार्य करते हैं। तो प्रश्न समझिएगा, राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो नहीं शब्द पर आपको बारंबार क्लिक करना होगा। क्या सही नहीं है जरा बताएं। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पद मुक्त किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें सही दिख रहा है। अखिलेश जी डी की बात कर रहे हैं, रुचि डी की बात कर रही हैं, प्रियंका जी ए की बात कर रही हैं, राजीव कुमार डी की बात कर रहे हैं, जितेंद्र जी डी की बात कर रहे हैं। अर्थात बहुतायत लोगों के जो उत्तर अभी तक हमें मिले हैं उस उत्तर में हमने आपको 71 के उत्तर को डी के रूप में स्वीकार किया है। नो डाउट ये प्रश्न आपका सही है। देखिए, राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, वह 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या होता है, बना रहता है, यदि राष्ट्रपति चाहेंगे तभी वह पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा। यह संविधान का बहुत ही अच्छा आपके सामने प्रश्न आया है। आइए मित्रों, चूंकि कुछ विलंब हो चुका है, हम सबसे पहले इसकी भरपाई करते हैं और प्रश्न पर प्रश्न चलते हैं। इसके बाद आपके साथ हम कुछ वार्ताएं करते हुए आपके इस बिना टेंशन के मूड से, यानी प्रैक्टिस सेशन का इन द सेंस है कि बिना किसी आप अपने ऊपर बाह्य दबाव के साथ
आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके अनवरत अपने कार्यों को सरल तरीके से करें। ये आपके प्रैक्टिस सेशन का एक अच्छा अर्थ होता है। तो आपने देख लिया, क्या इसका उत्तर सही होगा? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ 400, 450, 500 और 550। क्या उत्तर मिल रहा है? बहुतायत विद्यार्थी यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं? अखिलेश जी डी का उत्तर दे रहे हैं और यहाँ पर प्रियंका बी का उत्तर दे रही हैं। और प्रियंका पांडे ने बी के उत्तर के साथ साथ रुचि ने भी यहाँ पर अपने जवाब दिए हैं, डी का उत्तर सही होगा। बताना चाहते हैं कि यहाँ जिन विद्यार्थियों ने अखिलेश जी सी का उत्तर दे रहे हैं, समस्त विद्यार्थी राजीव पाल जी सी का उत्तर दे रहे हैं, जितेंद्र जी डी का उत्तर दे रहे हैं। सभी लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि हमारा सही उत्तर क्या बन सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वह मेरे विद्यार्थी मित्र ये 500 की होती है। 500 से अधिक की संख्या किसी भी राज्य में नहीं होगी। इस तरीके से ये आपको अधिकतम का कोटेशन बना दिया गया है। तो न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम जो होगी वह आपको 60 से भी कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी क्या होता है? कुछ राज्य अपवादित होते हैं। तो सही उत्तर क्या मिल गया? सी का उत्तर मिल गया। आइए मित्रों आगे की तरफ चलते हैं और प्रश्न को यहां पर हम 73 के रूप में लेते हैं। प्रश्न 73 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आप जानते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्य मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है ये बातें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो आप देखिए, आपके सामने 163 है, 164 है, 165 है, 166 है। तो क्या सही आपने माना है? सभी के उत्तर क्या सही माने गए हैं? मैं देखना चाहता हूं। तो अभी तक के कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं। आप सब प्रयास कर रहे हैं। जिज्ञासु जितने विद्यार्थीगण अपने इस मूल्यांकन की घड़ी में प्रैक्टिस के साथ लगे हुए हैं, दिल से मैं साधुवाद देता हूं। आपके अच्छे कार्यों के अग्रसित होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वस्थ रहें, मस्त होकर के अपना प्रैक्टिस सेशन चलाएं। यही कार्य आपकी सफलता की अग्रिम सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ाती है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या जवाब दिया है? बहुतायत लोगों ने हमें बी का जवाब दिया है और यही बी का जवाब नो डाउट 100% सत्य है। अनुच्छेद 164 के द्वारा भारतीय संविधान में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये हमारे समूचे जवाब हो गए हैं। आइए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या यहां पर 74 है, जिसमें कहा गया है भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? बताना होगा कि वित्तीय आपात भारत में कब लागू किया गया है। तो देखिए यहां पर 5 बार का उत्तर आया है, 4 बार का उत्तर आया है, 1 बार का उत्तर आया है और कभी नहीं का उत्तर आया है। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि वित्तीय आपात को किस अनुच्छेद के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए एक अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 ये आपको वित्तीय आपात की विचारधारा को रखता है। तो अब यहां पर कितनी बार भारत में लगाया गया है? अभी तक के कोई जवाब हमें नहीं मिले हैं। कुछ लोगों ने जवाब दिया है। समस्त विद्यार्थीगण जो रुचिता से लगे हैं उन्होंने कहा कभी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 360 की जो आर्टिकल्स है वो ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पर कभी नहीं क्या है?
ये वित्तीय आपात लागू हुआ है। यानी आज तक भारत शुक्रगुजार है कि अभी तक कभी वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छा संविधान का एक प्रश्न है। कॉमन सेंस में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है। आप सभी लोग सुनिश्चित हो जाएं, बारंबार आज नहीं, आप यूं समझिएगा कि आप अपने पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से ही इसका आप अर्थ न निकालें। आने वाली परीक्षाएं ऐसी परीक्षाएं होंगी जिसमें विषय के साथ साथ आपके जीके जीएस के भी प्रश्नों का बहुतायत तादाद होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि सामाजिक विषय के विद्यार्थी जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और इधर से भारतीय राजनीति विज्ञान की जो भाषा पढ़ते हैं, उनके साथ ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है कि उनको बहुत सारे जीके जीएस इनके विषय से ही रिलेटेड सही हो जाते हैं। तो आप इसको बहुत रुचितापूर्ण तरीके से आप इसको ध्यान रखा करें कि हमारे ये विषय जो चल रहे हैं, हमें विषय वस्तु को तो मजबूत कर रहे हैं, हमारे सपोर्टिंग विषय को भी मजबूत करने का आधार बने हुए हैं। तो नो डाउट आपने सही उत्तर दे दिया है डी का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 क्या है? प्रश्न संख्या 75, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन है। तो आपको कथन बताना है। बहुत अच्छा कथन है। जो प्राकृतिक अवस्था चली थी उसमें जो ये समय मिला है वो आपको मानव का जीवन अच्छा नहीं था, निर्बल था, निकृष्ट था, यहाँ पर अल्पजीवी था। ऐसा विचार किस विचारक के द्वारा दिया जाएगा? आप उत्तर दें। आपके सामने ग्रोशियस हैं, आपके सामने हाब्स हैं, आपके सामने मैकियावेली हैं, आपके सामने संत ऑगस्टाइन का विचार आया है। तो मैं आपके विचार से इसको कंपेरिजन करें कि आपने क्या विचार दिया है। राजीव कुमार पाल जी बारंबार अच्छे विचार देते हैं और उत्तर में इन्होंने हाब्स का उत्तर दिया है। इसी सिलसिले में हमें प्रश्न संख्या 75 पे चल रहे हैं। अभी एक ही जवाब मिले हैं। बहुतायत विद्यार्थी संभवतः टाइप करने में या विद्यार्थी प्रश्न को समझने में लगे हुए हैं। प्रैक्टिस सेशन के सत्र को द्रुत गतिता लाने में आपका अहम रोल होता है। आप भी हमारे ही जैसे अनवरत, जैसे मैं आपको अनवरत आपकी भाषा में बोलता रहता हूं, आप भी तुरंत अपने टाइप को करने के लिए द्रुत गति से तैयार रहा करें, जिससे हम आपके प्रश्नों को जान सकें। जैसे देखिए, दो आपके सामने ऑप्शन हो गए। राजीव कुमार जी ने कहा तो सर ये बी सही होगा, प्रियंका ने बोला डी सही होगा, अखिलेश ने बोले बी सही होगा, जितेंद्र जी बोले बी सही होगा। यानी कहीं न कहीं प्रश्न द्वंद्वात्मक आ जाते हैं। कैसे मैं जानूं आप सही कर रहे हैं? बिल्कुल उनके उत्तर एकदम उचित माने जाएंगे जिन्होंने हाब्स का जवाब दिया है। हाब्स ने अपने प्राकृतिक अवस्था में इन शब्दों का एक अच्छा वर्णन किया है। हमारे निगाह में तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन समाज के निगाह के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। लेकिन कोटेशन परीक्षाओं से जुड़ा है, इसलिए हमें इसको याद करना हमारी अपनी मूलभूत आवश्यकता के रूप में होता है। आप उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। क्या आपने उत्तर देखा? 75 का बी सही है। आइए नो डाउट आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 पर पहुंचाते हैं और अपने मिशन को आज टारगेट 100 प्रश्न का पूरा करने का संकल्प है। 100% का जो आपका ये 100 प्रश्न हमारे हैं, जिसे हमने 3rd 4th की प्रैक्टिस सेट में उतारा है और 5th प्रैक्टिस सेट में इस संकल्प को पूरा करेंगे। आपके सम्मुख 200 प्रश्नों का 5 प्रैक्टिस सेट में पूरा कलेक्शन बनेगा और ये 200 प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए चुनिंदा प्रश्नों का योगदान है। तो निश्चित और निश्चित इस जो आपका चैनल हमारा है, जो वीजियो करियर पॉइंट चैनल है, ये आपके लिए मार्गदर्शन का संकल्प लेकर के आया है। विषय विशेषज्ञों की एक सुनहरी टीम आपके स्वर्णिम भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। अनवरत मैं आपके सम्मुख यहाँ रह करके ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को ला करके मार्गदर्शन की कोशिश करूंगा और आज ही आपको यहाँ के विशेष सीनियर जो हमारे केडी सिंह सर हैं, उनसे भी आपको संपर्क कराएंगे, उनके भी मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आइए तब तक मैं जानूं कि आपने इसका क्या उत्तर दिया है।
बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर 76 वाले प्रश्न का जो जवाब दिए हुए हैं, इसमें मैंने एक दो विद्यार्थियों के नाम लेने की कोशिश किया तो हमें बी का उत्तर मिला है। यानी महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो यहाँ 1921 का नाम आया है, और यहीं पर आपको 1924 का नाम आया है, 31 का नाम आया है और 1938 का नाम आया है। क्या उत्तर आपको मिला? बहुतायत विद्यार्थी 100% उत्तर दिए हैं, ये आपको 1924 का है। इतिहास के विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से इसका तर्क वितर्क करके समझा सकते हैं। मैं भी प्रयास करके समझाना चाहता हूं कि ये 1924 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, और ये उनके राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनने की अंतिम घड़ी भी इसको कह लिया जाए। यानी पहली और अंतिम घड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए महात्मा गांधी की 1924 की थी। ये पूछा जाता है कहां पर ये अधिवेशन हुआ था, तो ये बेलगांव में इसका अधिवेशन हुआ था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 77 पर पहुंचते हैं, और आपको इतिहास के विद्यार्थी बड़े अच्छे तरीके से और हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अपने आप को जो भारतीय विचारक हैं उनकी भाषा को समझते हुए इसका उत्तर देंगे। तो आप क्या इसका उत्तर मानते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा है, आपके सामने है राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बताइए किसके नाम से जुड़ा हुआ है विद्यार्थीगण? बहुत अच्छा प्रयास आपका है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपने बी विकल्प को दर्शाते हैं, और 100% ये विकल्प सही है। ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 क्या है? 78 है भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार डैश 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 क्या बनेगा? आपको बताना होगा। मूल अधिकार होगा, नैसर्गिक अधिकार होगा, संवैधानिक अधिकार होगा या विधिक अधिकार होगा। तो क्या जवाब आपने दिया? आप इस पर हमें उत्तर दें। मैं आपके उत्तर की जांच करता हूं और आपको सही दिशा की तरफ अग्रसित होने के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि आप अपने प्रश्न को इस डिस्कशन के माध्यम से, जो हमारा आपका विषय वस्तु का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, नो डाउट हमारे आपके आपसी कम्बिनेशन का विषय है, जिसमें आप उत्तर देते हैं तो मुझे हौसले मिलते हैं। आपके गलत उत्तरों की जांच करके हम सही दिशा की तरफ आपको मोल्ड करते हैं। आपके इस कार्य में आपका भी योगदान है। हम आपके मात्र मार्गदर्शक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। क्या जवाब आपने सबने दिया? सबके जवाब मैं पढ़ूं तो सब मिलजुलिया भाषा में है। यहाँ पर 78 प्रश्न का जो जवाब मुझे मिला है अभी तक, किसी ने बी का जवाब दिया है, किसी ने सी का जवाब दिया है, किसी ने डी का जवाब दिया है। ऐसे जवाब दे रहे हैं, मैं भी कंफ्यूजन में हो गया कि हम इसका क्या जवाब दें। कुछ हद तक तो एक धारा चलती है, लेकिन यहाँ तो त्रिधारा के रूप में पहुंच गई है। तो क्या आपने सही जवाब इसका लिया? चलिए मैं भी विचार करके इस पर इसका जवाब देता हूं। तो यहाँ पर जो 78 का प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया है, वह 78 का प्रश्न बताना चाहता है कि ये जो भारत में मताधिकार की व्यवस्था बनाई गई है, अर्थात निर्वाचित की जो व्यवस्था बताई गई है, ये आपको विधिक अधिकार के रूप में एक आपको संभावना प्रस्तुत करती है। यानी सही उत्तर अगर जांचें तो हमारे हिसाब से ये उत्तर इसका डी सही होगा। आप सब भी विचारणी हैं। यदि कहीं आपको समझ में आता है कि प्रश्न के उत्तर की त्रुटि हो रही है, आप बिना संकोच स्क्रीन पर लिख करके भेजें। हम आपको विशेष पुस्तकों में यह शब्द बताएंगे कि यह किस पुस्तक में इंगित किया गया है। यहां तक मैं आपकी अनवरत हेल्प करता रहूंगा। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन है हमारा 79 का। प्रश्न संख्या क्या है? 79 है। क्या कह रहा है? विधि शास्त्र पर व्याख्यान। एक पुस्तक ही बनी है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमें पुस्तक बताना है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान, ये पुस्तक किसने लिखा होगा? तो आपको यहां दर्शाना होगा जॉन ऑस्टिन, प्लेटो, अरस्तु
अरस्तु और गार्नर की पुस्तक। तो क्या आपने समझा? जरा हमें इसका उत्तर दीजिए। क्या इसका उत्तर मैं मान लूं? 79 के प्रश्न में मैं क्या मान सकता हूं कि क्या चीजें ये चलेंगी? आप सबके उत्तर की मैं आशा करता हूं। 79 पर बहुतायत विद्यार्थी जो हमारे जुड़े हुए हैं, जिसमें जितेंद्र जी ने डी का जवाब दिया है, अखिलेश जी बी का जवाब दे रहे हैं, राजीव कुमार ए का जवाब दे रहे हैं, रुचि ए का जवाब दे रही है, प्रियंका ए का जवाब दे रहे हैं। देखिए जितने विद्यार्थीगण अखिलेश, जितेंद्र, XYZ सारे लोगों के जो जवाब आ रहे हैं, उसमें आप ये समझिए जितेंद्र जी आप बारंबार गलती करते हैं, टाइप करते हैं, विचार करके किया करें। अभी सभी के उत्तर एक आ गए हैं, यही आपका सही है। निश्चित देखिए प्लेटो की पुस्तक से तो आप एकदम से निश्चित है, जान ही रहे हैं। रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लाज, अपॉलॉजी, क्रीटो, फिलबस, प्रोटेगोरस, ये आपकी जो भी पुस्तकें हैं ये प्लेटो से जुड़ी हुई हैं। अरस्तु की भी पुस्तक से आप जुड़े हुए हैं, जान ही सकते हैं। आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक लिखी गई है। इसी तरीके से गार्डनर की पुस्तक से मिलान करते हैं। ये जो जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है, यही है विधि शास्त्र पर व्याख्या। नो डाउट आप एकदम सही हो गए होंगे। आपका सही उत्तर क्या बना? ए का उत्तर बना। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 80 पर आते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन 30 प्रश्न के लिए लेकर के आया है। बचे हुए आपके 100 प्रश्न में आज हम थर्ड इसकी जो प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ाए हैं, इसमें 30 प्रश्न आज रखे गए हैं। हम अभी तक 10 प्रश्न तक पहुंच रहे हैं। प्रश्न संख्या 80 यह क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखा है? बहुत अच्छी बात है। यहां पर लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तो आप देखें कौन सी पुस्तक है जो इन्होंने नहीं लिखा है। तो आप बताइए, हिंद स्वराज है, द ओरिजिन है, गीता रहस्य है, आर्कटिक होम इन द वेदाज है। तो कौन सी पुस्तक मैं आपके माध्यम से मानूं? समस्त विद्यार्थीगण टाइप करके हमें बताएं। हम आपके प्रश्न का 1 सेकंड इंतजार करते हैं और अपने प्रश्न का इसका उत्तर देना चाहते हैं। तो बताएं कौन सा प्रश्न इसका सही होगा। बहुतायत विद्यार्थी प्रयास करके प्रशांशु सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। इस धराधरती प्रयागराज से मैं आपको शुभकामना देता हूं कि अपने सभी मित्रों के साथ आप यहां पर जुड़ते रहें और जुड़ करके यहां पर आगे की तरफ बढ़ाएं। तो बहुतायत प्रश्न के जवाब में क्या मुझे प्रश्न का जवाब मिल रहा है? कुछ लोगों ने ए और कुछ लोगों ने डी का जवाब दिया है। सबके नाम पढ़ के सुनाता हूं। प्रश्न संख्या 80 पर क्या जवाब मुझे मिल रहा है, किसके किसके मिल रहे हैं? तो प्रश्न संख्या 80 पर जितेंद्र जी ने बी का जवाब दिया है, राजीव कुमार ए का जवाब दिए हैं, प्रियंका पांडे बी का जवाब दे रही हैं, प्रशांशु जी ए का जवाब दे रहे हैं, रुचि ने डी का जवाब दिया है। तो आप सब किस तरीके का जवाब देना चाहते हैं? है के पक्ष में है कि ना के पक्ष में है? जो भिन्न भिन्न आपके उत्तर आ रहे हैं उसमें है के पक्ष में है कि ना के पक्ष में है? चलिए देखते हैं आपने सही जवाब क्या दिया है। तो आपका जो सही जवाब यहां पर प्राप्त हुआ है, जितने विद्यार्थियों ने यहां पर हिंद स्वराज शब्द कहा है, यही नहीं है और सब आपको बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। चाहे हम द ओरिजिन की बात करें, गीता रहस्य मांडले जेल में लिखी गई है, आपको याद होगा, इतिहास के विद्यार्थी गहनता से समझ सकते हैं। यहां पर आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये भी आपको बाल गंगाधर तिलक की है। यानी सही शब्दों में कहें तो बी, सी और डी ये 3 ऐसे हैं जो तिलक की पुस्तक है। किसकी है? तिलक की पुस्तक है। लेकिन ऊपर की पुस्तक किसकी है? ये आपको महात्मा गांधी की पुस्तक है। बात एकदम स्पष्ट हो गई। जितने विद्यार्थियों ने अपनी गलती किया है, सुधार करते हुए प्रैक्टिस सेशन की पूरी रुचिता और पूरे कॉन्फिडेंस को जागृत करें। अनवरत आपकी कमी को दूर करते हुए सही मार्गदर्शन बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं आर.के. तिवारी आज अपने इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आज का यह 5वें दिन का प्रैक्टिस सेशन है। नो डाउट आप सबके लगातार जो हमें फोन या आपके टाइप मैसेज आते हैं, मैं भी बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूं कि आपके सकारात्मक दृष्टिकोण चलते हैं। दूर दराज के विद्यार्थी जुड़ करके भी अपने आप को लाभान्वित होते हैं। मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। अगर आप लाभान्वित महसूस करते होंगे तो मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरी आवाज़ दूर तक बैठे हुए जो
विद्यार्थी स्वरूप में हैं उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। यह प्रयागराज की धराधरती का बहुत ही अच्छा है। अनीता जी भी खाना पीना बन गया है इनका और खा पी करके आ गई हैं। बहुत सारा साधुवाद अनीता, आप भी जुड़िए और आज इस प्रैक्टिस सेशन के प्रश्न संख्या 80 का आप जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब मिल गया है ए का। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, निश्चित है हम आपसे बातें करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अप्रत्याशित भी प्रत्याशित महसूस करते हैं। तो अवश्य आप सब जुड़े और जुड़ते रहें, और भी आपकी श्रृंखला बढ़नी चाहिए, दिनों दिन आपकी चैन बढ़नी चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों को ऊर्जावान हमेशा बनाए रखें। आइए प्रश्न संख्या 81 क्या कह रहा है? 81, सभी लोग जवाब दें। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है? तो आपके सामने है स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो और लास्की। तो जरा हमें बताएं पुस्तक किसकी बन सकती है? समस्त विद्यार्थीगण अपने आप को टाइप करें और हमें यहां तक मैसेज पहुंचाएं कि क्या इसका मैं सही उत्तर जान सकता हूं। आपने क्या इसका उत्तर बनाया, क्या मैं भी जान सकता हूं? बिल्कुल, अखिलेश जी ने बोला है कि सर 81 का बी समझ लीजिए। आगे किसका समझू भाई? एक विद्यार्थी के जवाब हमें मिल चुके हैं। सेकंड विद्यार्थी जितेंद्र जी भी बोल रहे हैं मैं भी सपोर्ट करता हूं। अन्य विद्यार्थियों का क्या योगदान होगा? सभी विद्यार्थी या तो जान रहे हैं नहीं बताना चाहते हैं, या तो पढ़ पढ़ करके छोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी, सभी विद्यार्थियों के जवाब एक ही प्राप्त हुए हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है। बहुत सुंदर जवाब, आपका बी सही हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82, जरा इसका उत्तर बताएं। किसने कहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? आपका कथन एक है, कथन बोल रहा है कि ये कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने कहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? सामने आपके हैं गिल क्राइस्ट, सामने है लास्की, सामने है गेटेल, सामने है गॉर्नर। तो सही जवाब हमें दीजिए, क्या बताते हैं आप लोग? आपके जवाब की मैं आशा करता हूं कि क्या सही जवाब आपने हमें अभी तक पहुंचाया है। मैंने देखा है कि आपने जो सही जवाब दिया है वह अभी तक के विद्यार्थियों के जवाब में रुचि भी बताती हैं। ओनली पॉलिटी के नाम से चलने वाला चैनल आपको ये बताता है कि यहाँ पर बी सही है। जितेंद्र जी बोलते हैं ए सही है। सारी मिलजुलिया भाषा का स्वरूप प्राप्त होना शुरू हो जाता है, यानी आप सब खुद ही कन्फर्म में कम हैं। अनीता ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, प्रियंका पांडे ने भी सुंदर जवाब दिया। जितने विद्यार्थी हमारे ए का जवाब दिए हैं ये बहुत ही सुंदर जवाब है, ये आपका ए का विकल्प सही है। देखिए, यदि किसी प्रश्न में ऐसा लगता है कि हमने इसको अंजाद करके लिया है तो आप प्रैक्टिस करते समय निश्चित आप पेन कॉपी लेकर के बैठा करें। जो प्रश्न आपको ऐसा लगता है उस प्रश्न को नोट कर लिया करें, फिर कभी किसी पुस्तक से उसकी मिलान कर लिया करिए। कभी भी आपको लगता है कि ये प्रश्न का जवाब थोड़ा सा गलत हो गया है, आप स्वतंत्र हैं। हमारे प्रैक्टिस सेशन के कभी भी किसी भी क्षण आप हमसे पूछ सकते हैं। जो यहाँ के चैनल हैं उस पर मार्गदर्शन फोन करके ले सकते हैं। तो विविध तरीके से आपके मार्गदर्शन में हम हमेशा अनवरत क्या करेंगे, आपके साथ जुड़ करके रहेंगे। तो आइए हम सही जवाब, तब तक मैंने क्या देख लिया है, हम थोड़ा सा अपने आप को कहने में असहज महसूस करते हैं कि अभी यहाँ पर सोनू सन मौर्य, क्या नाम है, एक बार आप हिंदी में हमें लिख के टाइप करें। हो सकता है मेरी इंग्लिश वीक महसूस हो रही है, चाहता हूं आपके नाम को अच्छे से उच्चारित करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से उच्चारित नहीं कर पा रहा हूं। एक बार अपना नाम लिखें, लिख करके हमारे सामने भेजें। बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लगातार जुड़ते रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते रहें। हम सभी लोग प्रैक्टिस सेशन के साथ आपके इस हेल्प के लिए एक रेगुलर बैच को भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। अब ये आपको इस सिविल लाइंस एरिया में मंफोड़गंज में इसी चैनल पर, इसी स्थान पर हमारे ऑफलाइन कक्षाएं हमने अब अपने समय को घोषित कर दिया है। यह ऑफलाइन कक्षा हमारी और ऑनलाइन कक्षा जो रेगुलर बैच को चलाएगी उसकी टाइमिंग हमने 11 बजे से रखा है और ये आपको 12:30
12 बजे तक चलेगा। लेकिन आप सभी विद्यार्थी, हमारे मित्रगण भी जो जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक के विद्यार्थियों की एक विशेष मांग जो 5 दिन के प्रैक्टिस सेशन में उभर करके आई, तो उसमें बहुतायत विद्यार्थियों ने मुझे फोन किया, या आप लोग भी अंतःकरण में उस बात को महसूस करते होंगे कि हम अपने इस राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के विषय के साथ साथ अपने कॉम्बिनेशन इतिहास के रूप में, भूगोल के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में कहीं न कहीं पढ़ने का एक अवसर बनाते हैं, जो या तो सुबह में पढ़ते हैं या तो शाम में पढ़ते हैं। तो जो हमारा 9 बजे का टाइम अभी तक मैंने बना करके प्रैक्टिस चलाया, उसमें ये देखा गया कि अगर इस प्रैक्टिस सेशन को किसी ऐसे मिडिल वेस में किया जाता तो हम और भी विद्यार्थी इसका लाभ लेते और अपनी अन्यत कक्षाएं भी हमारी डिस्टर्ब नहीं होती। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के इस भाव को समझा, और यहाँ के जो हमारे प्रमुख हैं, जिनको मैं अपना श्रेय समझता हूँ, हमारे केडी सिंह सर से भी मेरी बातचीत हुई और मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया कि सर अगर इस तरीके से किया जाए तो कैसा होगा। सर ने भी उसकी स्वीकृति की, और स्वीकृति का एक मानक मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कक्षाएं जो प्रैक्टिस सेशन की अनवरत चलेंगी, जिनको कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, यह प्रैक्टिस सेशन अब हम दोपहर के 12:30 बजे से लेकर के यह प्रैक्टिस सेशन आपको 1:30 बजे तक करेंगे। यह कार्य जो होगा कल रविवार 8 तारीख को पूर्णतः यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन को रोक करके जो मंडे का प्रैक्टिस सेशन होगा, इस पर हमारी जो टाइमिंग बनेगी वह 12:30 बजे से लेकर के हम लोग 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक हम लोग चलाएंगे। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग भी एक स्वीकृति करें। अभी ये हमारी एक अपनी विचारधारा है जो आपके सामने रख रहा हूं, और यही विचारधारा लगभग 95% हमारी डन मानी गई है। अभी लास्ट में हमारे सर यहाँ आकर के इस भाव को आपके सामने बताएंगे, और उसी चीज को हम लोग मंडे से रेगुलर फॉलो करेंगे। अभी तो हमने एक आपके सामने प्रस्तुतिकरण रखा है कि आपका इससे कितना लाभ बन सकता है। तो आपको अगर लाभ मिल रहा है, आपका मार्गदर्शन मिल रहा, आप अपने मार्गदर्शन में हमें अपने आप को अग्रसित मानते हैं, तो अनवरत मैं यह कार्य करने के लिए तो कृत संकल्प हूं। हमारा यह चैनल जो हमारे सर के द्वारा बनाया गया है, इस पर मैं डेडिकेट होकर के कार्य करने की अपनी पूरी धारणा को बना चुका हूं, पूरे मूड से बना चुका हूं। अब मुझे आप इस चैनल पर ही अनवरत देखेंगे। तो आइए बिना विलंब के, हमने देखा है कि सभी लोगों के जो मन के उद्गार थे, देखिए ये सारे उद्गार यहाँ पर व्यक्त हो गए हैं। जिन लोगों ने मुझे फोन करके यह सजेशन किया था वह आप सभी के सामने भी आ गया है, और निश्चित आप सबके मन की बातें मैं समझ गया हूं। आज का प्रैक्टिस सेशन 30 प्रश्न का है। ऐसा न हो कि समय गुजर जाए और मैं 30 में रुक जाऊं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ करके हमारे इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएं। आज हम 1 वीक का जो अच्छा कार्य करेंगे, आपके साथ जो कार्य करेंगे, अच्छा शब्द नहीं कहूंगा, आपके साथ जो कार्य करेंगे उसका आपको एक मूल्यांकन देना होगा, जिससे यहाँ के जो सर हैं उस भाषा को भी वो सुनेंगे। अभी हम सर को बुलाएंगे, लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए। तो प्रश्न का क्या जवाब आपने देखा, 1 का जवाब सही है। तो नो डाउट प्रश्न में आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, और 83 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है। बहुत अच्छी बात है, जब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पर मैं अधिकार की चर्चा अनवरत किया हूं। अधिकार की चर्चा करते हुए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत दिल से साधुवाद करते हैं, बारंबार आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, और इसी शुभकामना के साथ आप हमारे ऊर्जा के स्रोत बनते हैं। मैं आपका एक बड़ा भाई, मैं आपका मार्गदर्शक बनता हूं, और यह मार्गदर्शन रंच मात्र भी संकल्पित होकर के गलत तरीके से नहीं पहुंचेगा, यह आशा विश्वास दिलाते हैं। यह मंच ही इतना सुंदर और स्वच्छ है जिसके चलाने के लिए हमारे मार्गदर्शक ने, हमारे कुशल नेतृत्व ने अपने पूरे समय को ही इसी के रूप में निकाला है। मैं भी अपने आप को गौरवान्वित होता हूं इस चैनल पर अपने आप को बोलने के लिए। तो नो डाउट
हम लोग अपने कार्य को मिलजुल करके करते हैं। आप भी बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैसेज को दूर दूर तक फैलाइए, एक लंबी श्रृंखला में मेरी आवाज को पहुंचाइए। निश्चित आप सभी लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जागृत होगी। इसलिए मैं लगातार यहां आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो क्या इसका जवाब आपने देखा है? प्रश्न संख्या 83 का क्या जवाब मिला? सी का जवाब बहुतायत मिल रहा है कि अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत सबसे पुराना है, ये जवाब हमको मिलना चाहिए। तो हमें क्या जवाब प्राप्त हुआ अभी तक? हमें जवाब मिला अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, और ये ही आपको 100% सत्य है। निश्चित हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 84 हमारा है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसकी मूल विशेषता क्या बनेगी? मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, इसका जवाब दीजिए। और इसका है अधिकार का प्राकृतिक स्वरूप होना, अधिकार राज्य की देन है, अधिकार समाज की देन है और राज्य परंपराओं की देन है। तो क्या ऐतिहासिक सिद्धांत के मानने वाले अपने आप को मानते हैं? जरा इसकी मूल विशेषता बताइए, क्या मानते होंगे? चलिए आपके जवाब का इंतजार करते हैं। बहुतायत लोगों के जवाब, जितेंद्र जी ने डी बताने की कोशिश किया है, अखिलेश जी हमारे सी बता रहे हैं, प्रियंका जी सी बता रही हैं। किसका सी है भाई? 84 पर हम लोग चल रहे हैं, अभी एक ही जवाब, दो ही जवाब मिले हैं। तो आप मैं देखना चाहता हूं कि जो ये ऐतिहासिकता है ये किस पर कार्य करेगी। राजीव जी सी बता रहे हैं, किस मूड से आप लोग बता रहे हैं? देखिए, जब मैं ऐतिहासिकता की बात करूंगा, इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेशन तब भी मजबूत बनेगा जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मूड से एक बार पूरे कोर्स को आप रिवीजन करते हैं। तो जो आपकी समस्याएं होती हैं, समस्याएं सॉल्व होती हैं। इन्हीं सारे दृश्यों को देख करके अब हम सब लोग यहां पर संकल्पित हैं कि जो आपके एग्जाम की डेट प्रस्तुत हो गई है, जो आपने अप्रैल को तय किया है, मैं भी कृत संकल्प होकर के यह तय कर चुका हूं कि इतने समय हमारे लिए बहुत अधिक हैं। अगर आपका सही साथ रहता है तो हम अनवरत पूरे कोर्स को पूरा करेंगे, उससे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड पे करेंगे। तो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड पर तैयार हो जाइए और इस सेशन को आगे की तरफ अनवरत बढ़ाते रहिए। तो यहां पर क्या कहा गया है? डाउट है। राजीव कुमार पाल ने कहा डाउट है और सभी लोगों ने जवाब दिया है। देखिए राजीव जी, डाउट कुछ नहीं है, थोड़ा सा विषय को पलटने की आवश्यकता है। जब बात ऐतिहासिकता की आती है तो ऐतिहासिकता में न तो प्राकृतिक स्वरूप दिखता है, न तो राज्य के अधिकार की बात आती है, न तो समाज की देन की बात आती है। अगर कोई यहां पर आता है तो राज्य परंपराओं पर जो चलता है, निश्चित वह ऐतिहासिकता को प्रदर्शित करता है। तो सही जवाब हमारा डी का मिलेगा। सब लोग संतुष्ट हो गए हैं? आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, प्रश्न संख्या 85 क्या कहता है? आपके स्क्रीन पर आपके सम्मुख है। तो आप सब लोग यहां पर बताएंगे कि भारतीय संविधान में ये जो न्याय शब्द है क्या उल्लेख करता है, किस पर जाता है? ये जो न्याय शब्द का उल्लेख है ये कहां पर मिलता है? प्रस्तावना में मिलेगा, मौलिक अधिकार के अध्याय में मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व के अध्याय में मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए। भारतीय संविधान का बहुत ही उम्दा प्रश्न, जो यह आपसे आशा करता है कि आप बताएं कि ये हम किस परिदृश्य में पढ़ते हैं, तो ये हमें मिलता है। मैं अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न का उत्तर देख रहा हूं, लगभग यहां पर अनीता XYZ, ठीक है, खाना पीना खाने के बाद मेमोरी तेज भी हो जाती है, मुझे एकदम से आशा विश्वास है। तो चलिए, जवाब बहुत ही उम्दा आया है। ये आपको प्रस्तावना में ही क्या है? न्याय की विचारधारा रखी गई है। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न सो मैनी, ऐसे ही विचारों में न्याय का भी विचार रखा गया है। तो ये आपको सही उत्तर मानता है। निश्चित आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 है और इसका सही जवाब पूछा जा रहा है। डॉक्टर BR अंबेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। बहुत अच्छी बात है, एक स्टेटमेंट है, विचार करके इसको समझें।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर के मतानुसार भारत में ये जो लोकतंत्र के मार्ग हैं, इनमें सबसे बड़ी बाधा होती है, किसकी बाधा होती भाई? बहुल राजनीति की, संप्रदायवाद की, क्षेत्रवाद की या जातिवाद की? तो बताएं क्या है, आप सभी लोग उत्तर बताएं, इसका क्या होगा? सभी लोग फटाफट अपने जवाब को देने की कोशिश किया करते रहें। तो क्या इसमें है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सबके जवाब बहुत ही उम्दा चल रहे हैं। आप सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास की मैं सराहना करता हूं। आप सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं, आप सबने सब जवाब दिया है जाति प्रथा। नो डाउट, यहां पर डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने जो अपना विचार दिया है, जो एक बहुत ही सुलझे हुए विचारधारक, जिनको हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये जहां पर ये आपको ये विचारधारा जो इन्होंने अनुच्छेद 32 जैसी विचारधारा को संविधान की आत्मा बताने की कोशिश किया है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है, किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग। तो अब इन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आती है, वह जातिवादी बाधा आती है। आज भी यह बहुत हावी हो चुकी है। बहुत सारे क्षेत्र की अग्रसित होने के बावजूद भी अभी भी यह चीजें बहुत ही हावी हो चुकी हैं। हम सुलझे हुए लोगों से हम यह अपना एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि हमें इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के विकास की बात, समाज के विकास की विचारधारा समाज की तरफ प्रेरित करना चाहिए। ये ऐसा मैं मानता हूं। तो सही जवाब आपको क्या मिला? डी का जवाब मिला। सब लोग संतुष्ट हो गए हैं? चलिए आगे बढ़ता हूं। और प्रश्न संख्या 87 कहते हैं कि जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम हैं, बहुत अच्छी बात है, बेंथम, जिन्हें उपयोगितावाद का जनक कहते हैं। उपयोगितावाद की विचारधारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की विचारधारा से जुड़ी हुई है। हमें उत्तर बताना है कि जो विकल्प हैं, क्या वे सुख और शांति हैं, सुख और समृद्धि हैं, सुख और श्रेय हैं, सुख और दुख हैं? तो क्या सही जवाब मिल सकता है? बेंथम ने क्या कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनका क्या नाम आप मानते हैं? मैंने देखा है कि सोनू सन मौर्य, इन्होंने डी की बात किया है, जितेंद्र जी डी की बात की है, प्रियंका जी डी की बात कर रही हैं, और जितने भी विद्यार्थीगण हैं लगभग 80 के प्रश्न को डी के स्वरूप में रखे हैं। मैं भी देखता हूं कि क्या इनके उत्तर को सही समझ करके क्या इनके सामने जवाब रखा जाए, तो इनके जवाब बहुतायत अच्छे हैं। यहां पर सुख और दुख का जो आपसी सामंजस्य है, वह आपको ये दो स्वामियों के बीच में है। देखिए, हमारे भी जीवन के दो पहलू होते हैं, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, या तो हमें सुख की प्राप्ति होगी या तो हमें दुख की प्राप्ति होगी। आप जानिए, अगर दुख की प्राप्ति नहीं होगी तो हम सुख का अच्छा अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आप सोचिए, लगातार दुख की ही घड़ी चलती रहे तो क्या सुख की अनुभूति कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। अर्थात यूं कह सकते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन के पहलू हैं। दोनों को हमें स्वागत करने की कोशिश करिए। जब मेरे विद्यार्थी कभी आपको दुख की घड़ी आए तो उसमें अपने आप को हताश निराश की नहीं होना है, बल्कि आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी घड़ी का कोई अस्थायित्व नहीं होता, स्थिरता नहीं होती है। जैसे दिन के बाद रात आना निश्चित है, वैसे सुख के बाद दुख का आना निश्चित है, और दुख के बाद सुख का भी आना निश्चित है। इसलिए हर घड़ी में अपने आप को संतुलित और संतुष्ट बन करके चलना चाहिए।
कभी ज्यादा चीजें होने पर बहुत हाहाकार नहीं होना है, बहुत कम चीजें होने पर अपने आप को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमेशा हमको सामंजस्य बना करके रखना है। तो बहुतायत विद्यार्थियों ने अपना प्रयास किया और प्रयास में इन्होंने सही जवाब हमें दिया, और यहाँ का जो जवाब हमें प्राप्त हुआ है वह आपको डी का प्रश्न मिला है, यानी 87 का हमें क्या प्राप्त हुआ है, डी के प्रश्न के सुंदर जवाब मिले हैं। नो डाउट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 क्या है? देखिए, हम सभी लोग इस पर विचार करते हैं और कहते हैं इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किसका है? तो आप देखेंगे इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा होगा, पैरेटो ने कहा होगा, मुस्का ने कहा होगा और बर्नहम ने कहा होगा। तो कौन ऐसे विचारक हैं? आपके सामने एकदम नया प्रश्न खड़ा हो गया है, आप इस पर विचार करके बताएं किसने ऐसा कहा है, किस विचारक ने ऐसी विचारधारा दी है। मैं जानता हूं आपके लिए एकदम से नया प्रश्न है, विचारणी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। बहुत अच्छा, अनीता ने एक जवाब दिया है कि सर बी मान लीजिए। ठीक है, जितेंद्र जी ने भी कहा बी मान लीजिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा विचार चल रहा। और लोगों के विचार को भी जान लेते हैं। सभी लोगों के लगभग लगभग विचार बी के आ रहे हैं और ये विचार बी के 100% सत्य हैं। ये पैरेटो एक विचारक हैं जिन्होंने कहा है इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न श्रृंखला हम यहां पर लेकर के आते हैं 89। यहां पर है हाब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया है? हाब्स एक विचारक हैं जिन्होंने अपने चिंतन की जो परिपाटी दिया है उसको एक पद्धति का स्वरूप दिया है। आप सभी विद्यार्थी को उत्तर बताना होगा कि क्या इसके उत्तर को हम सही से मान लेना चाहते हैं। आपके सम्मुख है, कुलीन तंत्र को मान सकते हैं, राजतंत्र को मान सकते हैं, जनतंत्र को मान सकते हैं, या हम अधिनायक तंत्र को मान सकते हैं। हाब्स नामक टॉपिक को पढ़े हुए विद्यार्थी इसका सही जवाब दें और बताएं कि इसका क्या जवाब बन सकता है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको दिक्कत मिलती है तो आप प्रयागराज के जो परिक्षेत्र में रह रहे हैं उनकी सुविधा के लिए हम बारंबार बताना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रातः काल में हम अपने कार्य को सुबह आपके गोविंदपुर क्षेत्र में और 11 बजे से 12:30 बजे तक सिविल लाइंस के क्षेत्र, ये आपका जो ममफोड़गंज का इलाका है, इसी चैनल और इसी प्लेस पर हम कक्षाओं को दे रहे हैं। तो ये आपके लिए सूचना भी है कि किसी भी टॉपिक पर आपको जब भी कोई दिक्कत होती है हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारे इस चैनल का नंबर है उस पर संपर्क करें और संपर्क करके बताएं, हम आपकी सुविधा के लिए अग्रसित अनुरत रहेंगे। तो क्या सही जवाब हमें मिला है? हमें बहुत लोगों के जवाब पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि जितेंद्र, प्रियंका, जो विद्यार्थी अनवरत हमसे जुड़े हुए हैं उन सारे विद्यार्थियों ने अपने जवाब को डी माना है और डी मान करके बोलते हैं कि अधिनायक तंत्र की विचारधारा ये हाब्स ने अपने चिंतन में दिया है। तो क्या अच्छी विचारधारा इनकी है? 89 की विचारधारा में इन्होंने अधिनायक तंत्र की विचारधारा दिया है। नो डाउट आपका यह प्रश्न सही है, इसका उत्तर डी ही होगा। अधिनायक तंत्र की विचारधारा में हाब्स ने अपनी विचारधारा को जोड़ने का कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 90 की तरफ पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 90 है और आपके सामने प्रश्न संख्या 90 बताता है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रतिनिध्यात्मक शासन। यह किसके द्वारा लिखी गई है? जे.एस. मिल है, लास्की है, बेंथम है या रूसो है? तो क्या आपने विचार इसको समझा है? उत्तर दीजिए इसका। सही उत्तर हमने क्या समझा? 90 प्रश्न का उत्तर क्या हमको प्राप्त हुआ है? जरा देखें कि किसने लिखा है इस पुस्तक को। ये आपको हिंदी कन्वर्जन के रूप में ये पुस्तक खड़ी है, तो आप बताएंगे किसने लिखा है। बहुतायत विद्यार्थी अपने प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अनीता ने बोला बी का सही जवाब होगा सर लास्की की पुस्तक। और भी विद्यार्थियों को मैं जवाब देखता हूं। अखिलेश जी भी बोल रहे हैं बी का जवाब होगा, और विद्यार्थी प्रियंका जी बी का जवाब बोल रही हैं। सभी विद्यार्थी अपने प्रयास में पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये लास्की की विचारधारा नहीं है, लास्की बहुलवादी विचारक हैं
इन्होंने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। सही जवाब आपका है J.S. मिल। एक बार अपनी पुस्तक को फिर से देखिएगा। J.S. मिल की यह पुस्तक जो अनुवादित हिंदी स्वरूप में प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के रूप में संकलित है, वो आपको J.S. मिल के उत्तर को सही बनाती है। तो सही जवाब आपका है J.S. मिल का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91 पर आते हैं और 91 कहता है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अच्छी बात है, आप जान ही रहे हैं कि 73वां और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को जोड़ा गया था। यह कार्य 1992-93 के स्वरूप में हुआ था। तो हमें याद दिलाइए कि बताए गए विकल्प में कौन उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं राजनीति विज्ञान के परिक्षेत्र में, तो आप ऐसे प्रश्नों को नकार नहीं सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की आपको जरूरत पड़ती है। क्या उत्तर हमें प्राप्त हुआ? 91 के सभी लोग इसका जवाब दें, क्या इसका उत्तर हो सकता है? किसने ऐसा किया है? अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। एक जवाब अखिलेश जी का आया है, पीवी नरसिंहम, यानी इंदिरा गांधी, राजीव कुमार, पीवी नरसिंह राव और वीपी सिंह। तो हमें जो जवाब मिला है, अनीता, अखिलेश, जितेंद्र, सारे विद्यार्थी अपने जवाब को सी के मूड में है और ये विकल्प आपका उत्तम जवाब देता है, पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छी बात है। पंचायती राज व्यवस्था जो आपको प्रशासन की प्रारंभिक व्यवस्था के रूप में मानी जाती है, इसका शिल्पकार कौन था? किसने इसको अच्छे से सुंदर तरीके से बनाया था? आपको नाम लेना होगा। आचार्य नरेंद्र देव, GV.K. राव, VR मेहता, LM सिंघवी। सही जवाब दीजिए, क्या बनेगा? यहां पर सही जवाब मैं जानना चाहता हूं, किसे शिल्पकार के रूप में हम देखें? सही जवाब, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। 92 पर अनीता ने सी बताया है, जितेंद्र जी ने डी बताया है। सारे विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं। बिना विलंब किए हुए मैं इसका उत्तर बताना चाहता हूं कि सी का विकल्प एकदम सही है। VR मेहता इसके सही जवाब देने के लिए तत्पर है। तो इसका सही जवाब है VR मेहता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 आ रहा है और इस 93 के में हम देखते हैं क्या है। कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। देखिए, सामान्य प्रश्न भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जवाब दीजिए, 10 दिसंबर, 30 दिसंबर, 2 अक्टूबर और 23 मार्च। क्या उत्तर मिल सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसका उत्तर दें और आगे की तरफ बढ़ें। अगर आपका ध्यान पहुंच रहा है कि क्या होना चाहिए, तो आप अनुमान का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं सही आपको चिन्हित करके बताना चाहता हूं। तो आपने अभी तक कोई जवाब हमें नहीं दिया है, मैं बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस शब्द से पकड़ने की कोशिश करिए। बारंबार अहिंसा शब्द का प्रयोग कौन करता होगा? बारंबार अहिंसा शब्द का जो प्रयोग करते हैं, अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कौन कहता है? गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब माना जाता है? 2 अक्टूबर को माना जाता है। यह दिवस कब मनाया जाएगा? 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो सही जवाब क्या बनेगा? सी का जवाब बनेगा। आप शायद हमारे प्रश्न से संतुष्ट हुए होंगे कि सर ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। अब आप जान ही रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड माध्यमिक चयन बोर्ड का परिवर्तित स्वरूप है, जहां पर आप सभी को कुछ समय पहले 125 प्रश्न बनते थे और साथ में साक्षात्कार होते थे। तो प्रश्न बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछे जाते थे और उनकी मेरिट बढ़ करके हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है। 21 के प्रश्न सेट को आप देख लीजिए, आपको 21 से अंदाजा लग जाएगा कि वनडे जैसे परीक्षा, एक परीक्षा होने के नाते परीक्षा का परिदृश्य काफी परिवर्तित हो चुका है। अब आपको साइकोलॉजिकल मूड से पढ़ करके अपने आप को सफल बनाना है। यह आपको निश्चित मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही होगी।
तो अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हम तत्पर हैं आपके इस मार्गदर्शन में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए। तो आपने अभी तक के जवाब में हमारे उत्तर को सी समझा है, तो नो डाउट आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है और 94 पर क्या विचार जाना चाहिए? मुख्य चुनाव क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मैंने एक दिन करंट अफेयर में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपने उत्तर दिया था राजीव कुमार। मैं कह रहा हूं इनको अगर पद से हटाना होगा तो क्या प्रक्रिया आप बनाएंगे? आपके विकल्प में दिया गया है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपके सामने प्रश्न भी है और आपके सामने विकल्प में उत्तर भी है, तो आप एक बार हमें सही उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या मानते हैं। अभी तक के जवाब में अनीता का जवाब आया है सर बी का उत्तर सोना होना चाहिए, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। और लोगों के क्या विचार बनते हैं? हमारे वीडियो करियर पॉइंट जो आपको हेल्प कर रहा है, आप तक मेरी आवाज़ को पहुंचा रहा है, बारंबार मैं इस चैनल और यहाँ के लगे हुए हमारे समस्त सहयोगियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। स्वस्थ मस्त रहने की कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ मस्त रहें, हमारी आवाज़ को उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएं जो अपने मार्ग को प्रशस्त करने में हमें अपनी भूमिका समझते हैं। तो बारंबार आपसे आशा करते हैं कि आप सब लोग भी अपनी दुआओं को इस चैनल पर जोड़ते रहेंगे। क्या आपने सही जवाब दिया? मिले जुले जवाब हमें आए हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि अनीता ने बी, रुचि ने ए, अखिलेश ने बी और इधर से हमें जितेंद्र जी ने डी का बात किया है। आप सब ऐसा करके हमारे मनोबल को कमजोर कर देते। अब किसके विचार में हम जाएं, देखते हैं किसके बहुमत ज्यादा बनते हैं। प्रियंका भी जुड़ चुकी हैं, उनके भी चाय वो पी चुकी होंगी तो शायद उन्होंने भी उत्तर दे दिया है। चलिए देखते हैं क्या सही जवाब मिलता है। आपके जो सही जवाब यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसके जवाब को हम सही से देखना चाहते हैं, जिन विद्यार्थियों ने बी का सपोर्ट किया है वो नो डाउट नंबर 1 पर है और यही सत्य है। हमें ये प्रश्न आपको सही उत्तर देता है कि यहाँ पर आप जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना होता है तो जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसे आप साबित कदाचार की प्रक्रिया कहते हैं, उसी प्रक्रिया की भाषा मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर भी चलाई जाती है। इसलिए हमारा विकल्प क्या सही बनता है? बी का विकल्प सही बनता है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 95। हमारा 95 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं। हमारे सामने टारगेट 5 प्रश्न बचेंगे। 3 प्रश्न हमारे लास्ट में टारगेट होते हैं। अपने प्रश्न के साथ आज अपने सम्मानित इतिहास विद्वत यहाँ पर केडी सिंह सर को अपने चैनल पर आपके सामने मुखाबित करेंगे, अपनी विचारधारा को रखेंगे और आपको आगे पढ़ने और पढ़ाने के लिए अपनी साधुवादता व्यक्त करते हुए आपको आशीर्वाद देंगे। आप सब लगातार हमारे चैनल पर बने रहेंगे। हम आपको प्रैक्टिस सेशन को आगे की तरफ चलते हैं। सभी विद्यार्थीगण अभी लास्ट तक बने रहेंगे। जब हम आपसे कहते हैं कि आज की कक्षा यहीं पर रोकी जाएंगी, तभी आप सब लोग हमें यहां से क्विट करेंगे। आगे चलते हैं। सही जवाब क्या आपने देखा? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? यदि सांसद किसी तरीके से अयोग्यता दर्शाते हैं, अयोग्यता का मतलब मान के चलिए कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर लिया है, किसी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने छुपा लिया है, किसी प्रकार का ऐसा गैर संवैधानिक प्रक्रिया करके पद को प्राप्त कर गए हैं, तो उनके लिए कौन निर्णय देगा कि ये गलत साबित होते हैं? आपको बताना होगा कि राष्ट्रपति होंगे, संबंधित संसद होगी, निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति होंगे। तो विचार का उत्तर दें। हमें 95 पर बहुत सारे उत्तर मिल रहे हैं। सी का उत्तर मिल रहा है, अनीता जी डी का उत्तर दे रही हैं, जितेंद्र जी डी का उत्तर दे रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमें उत्तर भी दे रहे हैं। और यहाँ पर मौर्य जी का आ गया है। मैं नाम तो अच्छे से नहीं ले पाता हूँ, इन्होंने अभी कोई हिंदी टाइप भी नहीं किया है। उनको पता चल गया सर को
तई हमारा नाम नहीं उच्चारित हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, मैं दिल से साधुवाद देते हुए आपके प्रश्नों का सही जवाब देता हूं। तो आपका जो सही जवाब बन रहा है वह आपको जितने लोगों ने निर्वाचन आयोग शब्द किया है वो थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। आपको एकदम सजेस्ट कर देना चाहता हूं, थोड़ी सी भूल आप कर रहे हैं। देखिए, सांसदों को अयोग्य ठहराने का काम सिर्फ निर्वाचन आयोग का नहीं होता है। आप पूरे विकल्प को पढ़ने की कोशिश करिए। नीचे दिया गया निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, एक विकल्प ये भी तो है ना। तो ये सच्चा उत्तर ये पेश करता है। सिर्फ निर्वाचन आयोग को दायित्व तो नहीं दिया जाता है। निर्वाचन आयोग अपनी पूरी बात को रखेगा, किसके सम्मुख रखेगा? राष्ट्रपति के सम्मुख रखेगा। अब राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग की पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने में अपने वक्तव्य को देंगे। तो सही 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 उत्तर बनेगा डी का। सब लोग अपने में सुधार करिए। अगर आपको सहमत है तो एक बार एस लिख करके भेजिए कि आपने सही इसका जवाब दिया। अगर गलत लिखे हैं, गलत बताए हैं, तो आप इस चैनल पर लाइव क्लास में भी आप बोलिए कि सर आप गलत बता रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप हमें बताएं कि मैंने जो भी मार्गदर्शन इसमें बताया है क्या सही है या गलत है। जितेंद्र जी बोल रहे हैं हाँ सर ये सही है। बिल्कुल, मैंने अपने विचार से एकदम सही किया है। आप लास्ट तक अपने उत्तर को बता सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 बहुत उम्दा प्रश्न है। बताना है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, एक पुस्तक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। तो ये लेखक कौन है, किसने लिखा है, आपको बताना होगा। तो आप देखेंगे आपके सामने बोदा का नाम आता है, हिटलर का नाम आता है, जेम्स प्रथम का नाम आता है और यहीं पर आपको लास्की का नाम आता है। बारंबार आपके सामने 200 प्रश्नों की 5 दिन के प्रैक्टिस सेशन में प्रश्न पहुंचे हैं और उस प्रैक्टिस सेशन में बहुतायत आपको पुस्तकों को हमने उतारने की कोशिश किया है। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अनवरत चलेंगे जिसमें हम भिन्न भिन्न पुस्तकों को भी ला करके आपके मार्गदर्शन में अपना योगदान बनाएंगे। तो बहुतायत उत्तरों में अगर मैं देखना चाहता हूं तो रुचि जी ने अपना जो भी उत्तर दिया है कहा है कि जेम्स प्रथम यानी सी सही होगा। प्रियंका ने सी सही का जवाब दिया है। जितेंद्र जी सी का जवाब दिए हैं। अनीता जी ने डी का जवाब दिया है। रुचि ने बारंबार सी का। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने सी के विकल्प को पकड़ा है एकदम सही जवाब है। जेम्स प्रथम है जिन्होंने अपनी एक पुस्तक ही लिखा है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। अन्य पुस्तकों को मैं बारंबार कहा हूं इसलिए बार बार नहीं दोहरा पा रहा हूं। इस चैनल पर समय भी अभाव होता है, बहुत सारी चीजें कम समय में पहुंचाना भी होता है, इसलिए आपके सामने उत्तर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। प्रश्न संख्या 97, ये चुनिंदा प्रश्न है। इनमें आपको 3 प्रश्न टारगेट रहते हैं। जो पहला जवाब देता है मैं गर्व से पहले दूसरे तीसरे का नाम लेता हूं। आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न आ गया है। 101% सत्य वाले भी अपने इस विचारधारा को दें कि क्या सही हो सकता है। तो देखिए आपके सामने है कि हीगल की पुस्तक है। अब बताना होगा हीगल, आदर्शवादी विचारक हीगल, जिन्होंने आदर्शवाद को श्रेष्ठता की तरफ ले जाने का कार्य किया है, उनकी पुस्तक का क्या नाम है मेरे मित्रों बताएं। फिलॉसफी ऑफ लॉ पुस्तक है, फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक है, साइंस ऑफ द लॉजिक पुस्तक है। क्या इनमें से सभी पुस्तक को मान लिया जाए? तो देखते हैं सबसे पहला जवाब सटीका कौन दे प्राप्त करता है। ये आपके लिए चुनौती का विषय। स्क्रीन पर सबके सामने प्रश्न खुल गए हैं, तुरंत द्रुत गति से जवाब दें। सभी विद्यार्थियों के जवाब जानना चाहता हूं। सबसे पहले प्रियंका पांडे का जवाब आया है। 97 में सबसे पहले रुचि का जवाब आया है, फिर प्रियंका पांडे का जवाब आया है, अनीता का जवाब आया है। अभी समस्त विद्यार्थी अपने आप को जवाब दे रहे हैं या विचार कर रहे हैं, लेकिन आज के क्रम की यह पहली श्रृंखला रुचि के नाम पे फर्स्ट, प्रियंका के नाम पे सेकंड और अनीता के नाम पे थर्ड जाती है और ये हमारे समस्त उत्तर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर एक साथ प्रश्न खुल रहे हैं, सभी लोग इसका उत्तर दें। हमारा 98 का जो प्रश्न है इसका जवाब दीजिए। इनमें से कार्ल मार्क्स की पुस्तक है? जवाब दीजिए, आपके सामने पुस्तक रख दिया गया है, बताएं। होली फैमिली है, दास कैपिटल है, वैल्यू प्राइस एट प्रॉफिट है। इनमें से सभी आप हमें द्रुत गति से जवाब दें। आपके जवाब की आशा करते हैं। हमें प्रश्न को लिख करके बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, या आपके टाइप कभी लेट पहुंचते हैं तो मैं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अभी तक के जवाब में जितेंद्र जी डी का जवाब दे रहे हैं।
अनीता ने भी डी का प्रयास किया है। इधर से सी का भी प्रयास आ गया है, रुचि ने सी का प्रयास किया है। और सभी विद्यार्थियों के जो प्रयास आए हैं वो मिलीजुली भाषा में है। आज के इस 98 के प्रश्न के प्रथम विजेता के रूप में अगर हम यहां पर दें तो जितेंद्र जी का नंबर 1 पर स्थान है, अनीता का नंबर 2 के पर स्थान है और अखिलेश जी का डी पर है। रुचि पलट करके डी बताना चाहती हैं, इनका कोई स्थान इसमें नहीं है। तो ये आपको डी का उत्तर सही। मेरे समस्त विद्यार्थी आप सुनिश्चित हो जाएं कि ये सारी की सारी पुस्तकें कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। सही है गलत? बिल्कुल सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 2 प्रश्न आपके सामने हैं, 99 और अभी 100 प्रश्न आएंगे। तो 99 के प्रश्न को देखें। कहते हैं यह कथन किसका है? सत्य सत्ता है और सत्ता ही सत्य है। बहुत अच्छी बात है। सत्य सत्ता है और सत्ता सत्य है। कौन कह सकता है? क्या ग्रीन को मान लिया जाए, हीगल को मान लिया जाए, लेनिन को मान लिया जाए, लाक को मान लिया जाए? समस्त विद्यार्थीगण स्पीड से इसका जवाब दें, क्या उत्तर सही माना जा सकता है? तो चलिए सभी विद्यार्थीगण जुड़े और बताएं इसका उत्तर क्या आपने दिया है। अभी तक किसी के विचार नहीं प्रकट हो पाए हैं। मैं आप सबके विचार देखना चाहता हूं। अखिलेश जी हैं, सबसे पहले उन्होंने बी कहा है, अनीता जी ने ए कहा है। अन्यत्र विद्यार्थी अपने टाइप में लगे हुए हैं, अभी तक के किसी के मैसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। या तो आप इस श्रृंखला में अब नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, या तो आप प्रश्न की टाइपिंग लेट पहुंच रही है। अभी तक में इस प्रश्न के जो सही उत्तर हमें दिख रहे हैं वो यहां पर सबसे पहले जो जवाब मिला हुआ है वो मैं बताना चाहता हूं कि जितेंद्र जी ने सी का जवाब दिया है। ये जितेंद्र जी का नंबर नहीं लेंगे, हम यहां पर अखिलेश जी से जोड़ते हैं। अखिलेश जी ने बी का जवाब दिया है, अनीता भी बी का जवाब, अनीता ने ए का जवाब, प्रियंका ए का जवाब, बी का जवाब, बी का जवाब, बी का जवाब। बहुत अच्छी बात है। यहां पर जिन विद्यार्थियों ने बी के जवाब दिए हैं इस क्वेश्चन के अखिलेश पहले विजेता के रूप में माने जाएंगे और हम इसके बाद जिसका नाम ले सकते हैं, इनके नाम को उच्चारित करने में हम सोनू सूद मौर्य, हाँ थोड़ा मुझे असहजता लगती है तो हम इनको 101 नंबर के रूप में रख दिए हैं। तो 101 नंबर का रूप भी क्या है, ये आज सेकंड ग्रुप में पहुंच गया है। और यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं सब सही है। ये ई हीगल का प्रश्न नो डाउट बहुत ही अच्छा है। अब आपके सामने लास्ट प्रश्न है। यह प्रश्न स्क्रीन पर तब खुलेगा जब आप हमारे सर की पूरी बातों को रखेंगे और आप बातों को सुनेंगे। तो लास्ट प्रश्न को मैं यहां पर रखूंगा और वही हमारा लास्ट प्रश्न बनेगा। तो आज हम अपने इस 5 दिन के प्रयास में आपसे 200 प्रश्न, अभी तक 199 प्रश्न को यहां पर लाए हैं और 199 प्रश्न की श्रृंखला की है। हमारे इस वीजियो करियर पॉइंट के संचालक और हमारे श्रेष्ठ आपके सम्मुख आए हैं। एक बार सभी लोग प्रणाम शब्द कह करके सर का स्वागत करिएगा। केडी सिंह सर आपके सम्मुख हैं। सर आप आए और सबको एक बार आशीर्वाद दें। प्रिय बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज मैं आपके बीच में दिमाग की बात करने नहीं आया हूं, अपितु जो कुछ भी बातें करूंगा वो दिल की बातें करूंगा। और दिल की बातें मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि दिल की बातों से एक बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है हमारे छोटे भाई आर के तिवारी जी ने, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के लिए इनका जो ज्ञान है वह ज्ञान के साथ साथ इनके लिए एक और बड़ी बात जो हमने पाया है, देखा है कि बच्चों के प्रति समर्पण का भाव, और यही जो समर्पण और अनुशासन है यही व्यक्ति को या व्यवस्था को या किसी प्रकार के सिस्टम को, ठीक है, यह आगे ले जाता है। मैं चूंकि
इतिहास का एक छात्र हूँ और लगभग 35 वर्षों से आप लोगों के बीच में हो सकता है कि इनमें से कई लोग ऐसे बैठे हों जिनके पिताजी ने भी मुझसे पढ़ाई की हो। तो ऐसी स्थितियों में मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि जीवन के किसी भी मुकाम पर अगर आप उत्थान चाहते हो, चाहे वो क्षेत्र कुछ भी हो, ठीक, तो उस क्षेत्र में उत्थान के लिए एक ही सूत्र है, अनुशासन और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि बच्चों मेहनत करो, ठीक है, लेकिन मेहनत करने का तरीका सीखो, ठीक है। गधे की तरह से मेहनत मत करो, घोड़े की तरह से मेहनत करो, ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है, पढ़ते तो सभी हैं बच्चों, लेकिन सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो औरों से अलग करते हैं। जो अलग करते हैं वो अलग दिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम आपके बीच में जल्द ही एक ऐसा क्लास लेंगे जिसमें आप सभी को बताएंगे कि आप पढ़ो तो कैसे या पढ़ो तो ऐसे, ठीक है। ये चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास होगा, विश्वास है कि तिवारी सर आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और इनका समर्पण, ठीक है, एक ऐतिहासिक पारी जरूर खेलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक सूचना मुझे आपको और देना है कि जल्द ही आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन के क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगे, जिस तिथि की घोषणा हम आपको, ठीक है, चर्चा करने की बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी भावनाओं से परिचित जरूर हो रहे होंगे, ठीक है। और एक बार पुनः मैं ये माइक तिवारी जी को दे रहा हूं, ये भी कुछ आपसे अपनी बातें रखेंगे। मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूं और निश्चित ही है कि आज आप सब भी सौभाग्यशाली हैं कि सर के एक आशीर्वाद मिले प्रयागराज की धराधरती से। मुझे बहुत ही आशा करते थे कि सर भी यहाँ पर आएं और आपको इस तरीके का अपना आशीर्वाद दें। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत दिनों से प्रयागराज में विचार करता था कि अपने इस सामाजिक विषय की कड़ी को किसके साथ जोड़ करके चलूं, जहां पर मेरे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के साथ साथ अपने अन्य विषय के लिए इधर से उधर भटकते नजर आते थे। टाइम टेकन में बाध्यता होती थी। मैं उनकी सरलता और सहजता के लिए इस चैनल को चूज करते हुए दूर दराज के विद्यार्थियों के साथ साथ ऑफलाइन के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विषय के पूरे कॉम्बिनेशन को एक साथ रख करके, जहां पर हमारे सर इतिहास का मार्गदर्शन विशेष तरीके से, मैं भी अपने मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान के स्वरूप में, और सर से कहूंगा कि किसी विद्वतजन को ज्योग्राफी के रूप में भी जोड़ा जाए, जहां पर हमारे समस्त विद्यार्थी एक मंच पर यहां पर रहें, जिसकी देख रेख निगरानी हम समस्त लोग यहां पर करें और आपके इस सफलता की अनवरत आपके साथ जुड़ करके आपको सफल होने में अपने खुली आंखों से देखें, यह हमारे लिए सौभाग्य बनेगा। आज मैं ज्यादा समय न लेकर के, चूंकि सर की साथ इसके साथ क्लास बनती है, लास्ट प्रश्न को देते हुए हम आपको बारंबार साधुवाद करते हैं, आपको शुभकामना देते हैं कि आप लोग अनवरत बढ़ें। रविवार को कक्षाएं बंद होंगी और सीधे हम लोग अब सोमवार को 12:30 बजे इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके साथ साथ एक लास्ट प्रश्न आपके सम्मुख है, आप सब इस प्रश्न को देखें और द्रुत गति से जवाब देते हुए प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान को प्राप्त करें। चलिए, प्रश्न संख्या 100। आज हम 200 प्रश्नों की श्रृंखला को पूर्ण कर लेते हैं, तो आप इसका जवाब दें। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न खुल गए। आप सभी लोग इसका जवाब दें। क्या तक कहां तक आप पहुंच गए हैं? आज की लाइव क्लास जो दूर दराज तक यह विचारधारा को पहुंचा रही है, पहुंचाने में बहुत सारे हमारे मित्रगण सहयोगी स्वरूप में हैं। सर का परिचय आपने देख ही लिया है। हमारे तमाम तरीके के जो टेक्नीशियन वर्क में भी हमारा अहम सहयोग देते हैं, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं कि इस कड़ी में हम सभी का अमुक सहयोग है।
किसी एक व्यक्ति के सहयोग से यह कार्य नहीं हो रहा है। इस कार्य के सहयोग में जितने लोग भी हैं, मैं सबको अपना सहयोगी समझता हूं और सबके स्वस्थ मस्त रहने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो क्या जवाब मुझे मिला? अभी तक के 100% में यह कथन किसका है? बहुत अच्छा है। यह कथन किसका है? राज्य गरीबों के शोषण के लिए पूंजीपतियों की संस्था है। यहां पर माओ, लेनिन, कार्ल मार्क्स और हिटलर। जवाब में मैं सबसे पहले गिनना चाहता हूं 100 पर किसने जवाब दिया है। अखिलेश जी सी का जवाब, अनीता जी सी का जवाब, रुचि सी का जवाब, प्रियंका सी का जवाब और जितेंद्र जी ए, जितेंद्र जी कंफ्यूजन करते हैं, ए का जवाब दिए हैं। जितने लोगों ने जवाब दिया, नंबर 1 लास्ट पॉइंट के विजेता के रूप में हमारे इस चैनल पर अखिलेश जी दिल से साधुवाद देता हूं। अनीता जी टाइम से जुड़े, आपको सजेस्ट करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ें। रुचि, आपका प्रयास अनवरत चलता है, दिल से दुआएं जोड़ता हूं। प्रियंका जी तमाम व्यस्तताओं के कारण भी जुड़ती हैं। मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी उत्तरोत्तर आगे बढ़े। जितेंद्र जी की टाइप की मिस्टेक के कारण इनका पोजीशन 5वें नंबर पर पहुंचा। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी अपना प्रयास अनवरत जारी रखे हुए हैं। मैं दिल से सभी को दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आप सबको स्वागत करते हुए अपनी बात को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हुए विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल पर जुड़ने के लिए।